नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है और स्ट्रक्चर क्या है उसका। सवाल एक बहुत बड़ा ये है कि वेदर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कैसे कह सकते हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन? इंडिया इज ए फेडरल स्टेट और इट्स ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। It's a union of state. Why not Indian Federation? They use the word Indian Federation, or why not they use the word United States of India? ये प्रश्न है ना कि उन्होंने यूनाइटेड स्टेट संयुक्त राष्ट्र भारत क्यों नहीं कहा, और उन्होंने इसको फेडरेशन क्यों नहीं कहा, संघ क्यों नहीं कहा, मतलब फेडरेशन क्यों नहीं कहा, परिसंघ, फेडरेशन जो भी कहते हैं उसको। इसके पीछे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक स्टेटमेंट है। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कशन हो रहा है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फेडरेशन को लेकर एक्सप्लेन कर रहे हैं व्हाई दे आर नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन एंड व्हाई द वर्ड यूज्ड एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। वो स्टेटमेंट जब आर्टिकल 1 पर डिस्कशन हो रहा था, क्योंकि आर्टिकल 1 में उसने कहा यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो आर्टिकल 1 का जब डिस्कशन हो रहा है तब वो बता रहा है कि व्हाट आर द मीन ऑफ यूनियन एंड व्हाई वी यूज द वर्ड यूनियन। पहली बात तो उन्होंने कहा वी हैव टेकन द वर्ड यूनियन फ्रॉम द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट 1867, वहां से हमने शब्द यूनियन लिया। और डॉक्टर अंबेडकर का स्टेटमेंट है इस पर, व्हाट ही इज सेइंग, यू कैन राइट डाउन। डॉक्टर अंबेडकर इज सेइंग फॉर द पर्पस ऑफ वर्ड यूनियन, दो इंडिया वॉज टू बी ए फेडरेशन, दो इंडिया वॉज टू बी ए फेडरेशन, कॉमा लगा के लिखेंगे, द फेडरेशन वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन अरेंज एग्रीमेंट, फेडरेशन इज नॉट टू बी रिजल्ट, was not the result of agreement by the states to join in a federation, agreements to join in a federation, and that the federation not being the result of agreement, not being the result of an agreement, no state, कॉमा लगा के लिखेंगे फिर, no state has the right to secede from it, SECEDE, secede from it. Federation is a union, federation is a union because it is indestructible, INDES TRUCTIBLE,
indestructible, comma is full stop, though the country and the people can be divided, though the country and the people can be divided into different states for convenience of administration, for convenience of administration, the country is an integral whole. The country is an integral whole, कॉमा लगा के its people, a single people, living under single imperium, derived from a single source, ठीक। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उस समय स्टेटमेंट था। तो अब हम फेडरेशन वर्ड ना इस्तेमाल करके, फेडरेशन ऑफ इंडिया या फेडरेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, ऐसा वर्ड इस्तेमाल ना करके कौन सा वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं? यूनियन ऑफ स्टेट्स, या फाइनली हम यूनियन ऑफ इंडिया कहते हैं उसको। तो वो बता रहे हैं कि ये जो स्टेट्स हैं हमारे पास, वो किसी एग्रीमेंट के तहत नहीं आए हैं, दे एक्सीडेड इन इंडिया। हमने कल पूरी थ्योरी बताई थी कि कैसे कैसे इंडियन स्टेट्स इंडिया के हिस्से हुए और सबको प्रीवी पर्स देकर एक यूनियन बनाई गई, और जो बड़े राज्य थे उनमें उनको राज्य प्रमुख का दर्जा देकर उनको हिस्सा बनाया गया, और एक्सेशन के बाद प्रोक्लेमेशन हुए, प्रोक्लेमेशन के बाद एक यूनिट इंडिया बना। तो उसको प्रमाणित करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस समय यूनियन पर चर्चा कर रहे हैं, वाई दे आर यूजिंग द वर्ड यूनियन, तब उन्होंने बताया कि हमने यूनियन शब्द क्यों लिया और व्हाट वाज द मैनर टू बी यूज्ड एज ए यूनियन, कहाँ से लिया। और फेडरेशन वाज टू बी ए फेडरेशन, बट इट इज नॉट अ फेडरेशन। क्या फेडरेशन होना था उसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में फेडरेशन के ही ऑप्शन दिए थे, लेकिन ये फेडरेशन है नहीं। ठीक, क्यों? क्योंकि ये किसी एग्रीमेंट के तहत हमने यूनाइटेड स्टेट नहीं किए। अमेरिका में क्या है? अमेरिका में एक एग्रीमेंट के तहत स्टेट्स यूनाइट हुए। हमारे यहाँ किसी एग्रीमेंट के तहत स्टेट्स यूनाइट नहीं हुए हैं, वो एक्सीड किए हैं। उन्होंने भारत को अपना राष्ट्र माना और भारत में विलय कर दिया। वो फिर मैंने चर्चा की थी कि स्टेट्स प्रोविंशियल, कुछ छोटे स्टेट्स थे वो प्रोविंस में मर्ज हो गए, बड़े स्टेट्स थे वो यूनियन सेंट्रल में मर्ज हो गए, और छोटे छोटे जो किसी प्रोविंस में मर्ज नहीं हो सकते तो उनकी यूनियन बना दी गई। और यूनियन बनाने के बाद फिर जो जिनकी यूनियन भी नहीं थी, जो बहुत बड़े स्टेट्स थे, मर्ज भी नहीं हो सकते थे और यूनियन भी नहीं बनानी थी, उनके प्रोक्लेमेशन करवाए गए। उनको एक्सेशन का इंस्ट्रूमेंट साइन किया और प्रोक्लेमेशन करवा के उनको भारत का हिस्सा बनाया गया। पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आया, फिर सब्सिक्वेंट कोविनेंट आया, या फिर प्रोक्लेमेशन आया। और आफ्टर ऑल कॉन्स्टिट्यूशन जब प्रिपेयर्ड हो गया तो 25 नवंबर तक मोस्टली सभी स्टेट्स प्रोक्लेमेशन करके कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर चुके थे और स्टेट्स में उसको लागू करवा चुके थे। तो अब जब स्टेट्स में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया और ये जो कमेंट्री है इस कमेंट्री के साथ लागू हो गया, तो फिर अब फेडरेशन को कोई स्पेस नहीं बचता। और एडॉप्टेशन के बाद रिपब्लिक डिक्लेयर करने की भी डेट आ गई, एंड वी आफ्टर ऑल डिक्लेयर्ड आवरसेल्फ रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। तो रिपब्लिक भी हो गया।
ठीक है ना। अब इसमें इफ एंड बट्स की कोई गुंजाइश नहीं रही। तो फेडरेशन जो है ना, इंडियन फेडरेशन कैसी है? इंडियन फेडरेशन इज नॉट रियली अ फेडरेशन एज डॉक्टर अंबेडकर सेड इन हिज स्टेटमेंट। इट्स अ यूनियन, और यूनियन होने की वजह से देयर इज नो, द स्टेट्स डू नॉट हैविंग अ राइट to exit from the union because they are not exceeded by the agreement, they are exceeded by their will, और उन्होंने विलय कर लिया। पूरा सिस्टम कल मैंने बताया। now but we adopted the federal structure। हम कहते हैं, और हम क्या कहते हैं, पूरा संसार कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। संसार में बहुत सारे कंपैरेटिव स्टडी लिखने वाले राइटर्स हैं, उन्होंने भारतीय संविधान को बेस्ट संविधान माना है। पर हमारा एक खुद का नियम है जो नहीं कह सकते। एंड इसको स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी कहते हैं हम अपने यहाँ। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी किसको कहते हैं? अमेरिका को। और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी किसको कहते हैं? भारत को। ये सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। और सबसे खास बात इस डेमोक्रेसी की ये है कि इसमें किसी को भी एब्सोल्यूट पावर नहीं दी। आपको मालूम है पाकिस्तान का संविधान कितने बार बन चुका है? आजादी के बाद की बात कर रहा हूं। तो एक इंतरिम कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1947 में, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बना 1956 में, फिर तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन बना 1973 में। आज की तारीख में 1973-74 का कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है उनके पास। और अब की कोई जनरल अगर हटाएगा तो फिर बनेगा 2016 या 17। हो सकता है कि नया संविधान बने। देखिए, तो क्या है कि भारतीय संविधान की जो अपनी खास बात है वो ये है कि संसार के बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस में से जो बेस्ट थिंग थी वो हमने अडॉप्ट की और उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया। वी इनकॉर्पोरेटेड ऑल द बेस्ट थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बट व्हाई? फिर मैं वहीं पर आता हूं। हमारे भारत की थीम क्या है? परिवर्तन संसार का नियम है। ये हमारी थीम है, भारतीय थीम है, पुरातन थीम है। परिवर्तन संसार का नियम है, हम ये मान के चलते हैं। नथिंग इज रिजिड इन दिस वर्ल्ड। और जीसी बोस ने इस बात पर एक रिसर्च भी की। जगदीश चंद्र बोस को नोबेल मिला इस बात को लेकर कि इससे जगदीश चंद्र बोस से पहले लोग ये कहते थे या साइंटिस्ट ये कहते थे कि समथिंग इज रिजिड एंड समथिंग इज चेंजेबल और मूविंग। कुछ चल है और कुछ अचल है। तो वो कहते थे कि ये जो दीवार है ये अचल है, ये अचल है, दिस इज रिजिड। क्यों? कहां जाएगी ये? तो जीसी बोस ने कहा नथिंग इज रिजिड इन दिस वर्ल्ड। दिस इट वॉज ए ओल्डेस्ट एंड एंशिएंट थीम ऑफ इंडियन फिलॉसफी। तो उन्होंने कहा एवरीथिंग इज मूविंग। फिर उन्होंने इस बात को सिद्ध किया। एक रॉड पर एक तरफ आग लगाएं, दूसरी तरफ उसको पकड़ते हैं तो हीट वहां ट्रेवल होती है कि नहीं? तो उन्होंने कहा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका अणु या परमाणु चल नहीं रहा, सबके अणु परमाणु चल रहे हैं। वो बॉन्ड बना रहे हैं एक दूसरे के साथ। बॉन्ड ना बना रहे होते तो हाफ लाइफ पीरियड ना होता किसी का, लाइफ ना होती किसी की। रिजिड है तो वो एक बार रिजिड हो जाता, ऑलवेज रिजिड रहता। लेकिन हर चीज यहां नाशवान है, पेड़ पौधे पत्थर सब कुछ नाशवान है। द लाइफ में भी डिफरेंट, उनकी लाइफ साइकिल अलग अलग है। बस ह्यूमन बीइंग की आयु 120 वर्ष है भारतीय पुरातन ग्रंथों में, और लोहे की उम्र किसी की जो रिजिड आयरन रहता है या हार्ड आयरन रहता है उसकी आयु 2000 साल भी हो सकती है।
और किसी की जो मुलायम वाला रहता है वो उसकी 50 वर्ष में इरोजन हो जाता है और खत्म हो जाता है। सो एवरीथिंग हैविंग अ लाइफ। हम चश्मा बनवाते हैं, फिर बाद में कहते हैं अब पुराना हो गया, टूट गया। इसलिए पुराना हो गया तो क्यों टूट गया? इट वॉज रिजिड, तो फिर पुराने से क्यों टूट गया? इसका मतलब है उसमें से कुछ निकल रहा है, वो अपनी सेल्स को वीक कर रहा है, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। सो एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयबल। अब इस थीम को लेकर संविधान बनाने, क्योंकि ये तो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, क्या एवरीथिंग इज चेंजेबल, नथिंग इज रिजिड इन दिस वर्ल्ड, ये हमारी फिलॉसफी। तो इसको देखकर हमने कहा कि नथिंग इज रिजिड, वी हैव टू अडॉप्ट ईच एंड एवरी बेस्ट थिंग ऑफ द वर्ल्ड। हम संसार की जो सबसे अच्छी चीजें होंगी उनको अडॉप्ट करेंगे, हमें कोई समस्या नहीं है। तो इसलिए भारतीय संविधान को उधार का पिटारा कहते हैं। भारतीय संविधान को उधार का पिटारा कहते हैं, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लेकर संविधानों से हमने बनाया। मींस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिसर्च वर्क। क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इट्स ए रिसर्च वर्क। बट हमने पहले भी कहा था कि वी हैविंग सम वैल्यूज एंड वी कांट डिस्ट्रॉय द वैल्यूज, बट वी कैन चेंज द वर्ड्स, वी कैन चेंज द स्टाइल, बट वी कांट चेंज द वैल्यूज। तो पूरे संविधान को पढ़ेंगे, जो वैल्यू एंशिएंट हैं 4000 साल की, वो वैल्यूज तो इसमें मिलती हैं, बट उन वैल्यूज को इस्टेब्लिश करने के लिए संसार की जो अच्छी चीज मिली, जहां अच्छा प्रावधान मिला, हमने उसको इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया। ये हमारे संविधान का मूल कारण है कि ऐसा बना। दैट इज वाई इट्स नोन एज बेस्ट एंड लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ये संसार का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। सब देते हैं, बट मैनर आर डिफरेंट। नाउ द क्वेश्चन इज दिस कि क्या इंडिया कभी यूनियन था या यूनियन है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस? हमने यूनियन भी क्यों कहा? हम उसको सिंगल यूनिट ही क्यों नहीं मानते ब्रिटेन की तरह? हम उसको यूनियन भी क्यों कहते हैं? व्हाई दिस इज द यूनियन? एक्चुअली अगर हम, मेरे पास जो नोन हिस्ट्री है वो चंद्रगुप्त मौर्य से है, और चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक था। स्टेट्स में भारत महाजनपदों में डिवाइडेड था, महाजनपदों में प्रांतपाल होता था, मींस गवर्नर होता था, और वो गवर्नर के पास कुछ ऑटोनोमस राइट्स होते थे लोकल मैटर्स को डील करने के लिए, और आफ्टर ऑल राइट्स मगध पर होते थे। फिर अशोक आया उसी प्रकार, फिर अशोक के बाद धीरे धीरे फेडरेशन फिर डिस्ट्रॉय हुई, लोग इंडिपेंडेंट हो गए। फिर गुप्त वंश आया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिसको कहा गया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आया गुप्त वंश से, वो मौर्य वंश का चंद्रगुप्त था। फिर इसने वही काम किया। तो बार बार भारत यूनाइट होता रहा, लेकिन सत्ता केंद्र में रही और स्टेट्स में रूलर्स बैठे होते थे, वो ऑटोनोमस होते थे, कुछ राइट्स उनके पास होते थे। क्यों? क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। वी हैविंग सो मेनी लैंग्वेजेस एंड वी हैविंग सो मेनी कल्चर्स। नहीं तो फिर सेंट्रल सब चीजें कैसे डील कर सकता है? इसलिए हमने क्या कहा, हमने उसको छोटे छोटे प्रांतों में एडमिनिस्ट्रेशन बेटर रहे, प्रॉब्लम्स न रहें, इसलिए छोटे छोटे प्रोविंसेस में सब डिवाइड किया। फॉर, अंबेडकर का स्टेटमेंट जो लिखा है उसमें लिखा है, फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। नाउ कुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फेडरेशन एंड द अदर यूनियन और यूनिटरी? नॉट ए यूनियन, यूनियन तो हमारा यूनिक वर्ड है, इस पर तो हमारा कॉपीराइट टाइप है। यूनियन शब्द संसार में इस्तेमाल नहीं हुआ, भारत के संविधान ने इस्तेमाल किया। बाकी लोगों ने क्या कहा? यूनियन। बाकी लोगों ने क्या कहा? किसी ने कहा यूनाइटेड स्टेट्स, किसी ने कहा वी आर ए सिंगल बॉडी, किसी ने कहा वी आर फेडरेशन,
तो हमने यूनियन वर्ड इस्तेमाल किया। तो अब दो तरह से बना, वन इज द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनदर इज द यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सिंगल बॉडी है, गवर्नेंस सिंगल बॉडी की है पूरे देश में, और उससे ही सब कुछ चलना है। हमने क्या किया, यूनियन वर्ड इस्तेमाल करने के बाद वी डिवाइडेड सम राइट्स, हमने कुछ राइट्स डिवाइड किए। हमने देश को प्रोविंसेस में तोड़ा और प्रोविंशियल राइट्स कन्फर किए 7 शेड्यूल से, और यूनियन को के पास अपने सब्जेक्ट्स रहे, स्टेट्स के पास अपने सब्जेक्ट रहे, और जहां पर दोनों के राइट्स हैं, जहां पर दोनों काम करते हैं, वो फिर कंकरेंट लिस्ट बनाई। ये हमारी यूनियन का यूनिक फीचर है, ठीक है ना। नाउ द क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट इज द सिस्टम इन इंडिया। वी हैविंग अ पार्लियामेंट्री सिस्टम and somewhere there is the presidential system also। तो हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में कोई को भी एक्सक्लूसिव राइट नहीं होता। पार्लियामेंट्री सिस्टम जब हम अडॉप्ट करते हैं तो किसी भी व्यक्ति को सिंगल राइट नहीं होता, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम जब हम अडॉप्ट करते हैं तो चुनाव तक तो सब कुछ ठीक है, चुनाव के बाद प्रेसिडेंट एज ए किंग एक्सक्लूसिव पावर रखता है, एंड वो पार्टी सिस्टम से ऊपर उठकर बात करता है, वो पार्लियामेंट से ऊपर उठकर बात करता है। इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द हेड ऑफ our constitution or head of the state is binded by the elected body। so उसके जो सहयोगी होंगे वो भी कैसे होने चाहिए, इलेक्टेड। यानी कि राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री इलेक्टेड होना चाहिए, प्रधानमंत्री के सहयोगी इलेक्टेड होना चाहिए, मंत्रिपरिषद जितनी बनेगी। So this is the parliament, means each and everything will pass through the parliament। हर एक चीज कहां से निकलनी चाहिए, पार्लियामेंट से निकलनी चाहिए। This is the parliamentary system। Even if we form the judiciary, so the rights and duties of the judiciary will also raise from the parliament। ठीक है ना, सब कुछ पार्लियामेंट से निकलना चाहिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम वो है। तो हमें मिनिस्टर चाहिए, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम से होना चाहिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनानी है, पार्लियामेंट के हिस्से होने चाहिए। राष्ट्रपति हमने बनाया, पार्लियामेंट का हिस्सा बनाया उसको। पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट मीन्स लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसलिए प्रेसिडेंट को भी पार्लियामेंट का हिस्सा बताया, because we having a parliamentary system। ठीक है ना। now in case of presidential system this is there is the direct election of the president by the peoples। presidential system में पीपल्स के द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है ना। और इस डायरेक्ट इलेक्शन में जो भी व्यक्ति चुनकर आया वो एक्सक्लूसिव पावर रखता है, क्योंकि पूरे देश की पावर उसको दे दी गई। एक एक व्यक्ति ने उसको डेलीगेट की पावर, यस आई वांट टू चूज दैट पर्सन। उस व्यक्ति के पीछे पूरे देश की शक्ति है, जबकि हमारे यहां पार्लियामेंट के पीछे पूरे देश की शक्ति है। या पार्लियामेंट्री सिस्टम में पूरे देश की शक्ति किसके पीछे होती है, पार्लियामेंट के पीछे, नॉट प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट के पीछे। तो वो चुनकर पार्लियामेंट में भेजते हैं, पार्लियामेंट जो भी जिसको भी चुनना चाहती है उसको चुनती है। पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर चुनती है, पार्लियामेंट राष्ट्रपति चुनती है।
और वाइस प्रेसिडेंट, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स हैं वो पार्लियामेंट चुन रही है गवर्नमेंट के सिस्टम के। और जहां प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वहां लोग सीधा एक व्यक्ति को चुन रहे हैं। और जब लोगों ने एक व्यक्ति को चुना तो 4 साल 5 साल के लिए उसको एक्सक्लूसिव पावर दी तो वो अपने सहयोगी बनाएगा। सो ही इज नॉट बाइंडेड बाय द पार्लियामेंट। सो व्हाट द प्रेसिडेंट कैन डू, ही कैन चूज द पर्सन ऑफ हिज विल। अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मिनिस्टर बना सकता है। सर वहां पे वो लोगों के इलेक्शन नहीं होते, बाकी होते हैं, तो वो क्या काम करते हैं? मेरे को सुनेंगे तो समझ आएगा, आगे से बोलेंगे तो समझ नहीं आने वाला। मैंने कहा कि कॉपी पर लिखते चला करो, बाद में पूछ लो। तो वहां पर जहां प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वहां पर डायरेक्टली प्रेसिडेंट बैठा, प्रेसिडेंट को सारे राइट दे दिए, प्रेसिडेंट ने अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाई, एंड नाउ दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैव टू डील द ऑल द थिंग्स। वो आइए उसके यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं उनको बिठाता है सेक्रेटरी के रूप में, वो विपक्ष की पार्टी के नेता को सेक्रेटरी के रूप में बिठाता है, उसको जो व्यक्ति उस देश में अच्छा लगता है, कहता है ये काम कर सकता है, उसको वो अपनी सेक्रेटरीट में लेता है। वो पार्लियामेंट से बंधा हुआ नहीं, पार्लियामेंट उसको नहीं देती। क्यों? क्योंकि वो पार्लियामेंट से चुनकर नहीं आया। चुनकर कहां से आया? चुनकर तो जनता से आया। इसलिए अब ऐसी सिचुएशन अगर बनती है तो प्रेसिडेंट में डू द वर्क फॉर 5 years एज ए मोनार्क। यस, कैन डू। अमेरिका का ये बात हमको दिखती भी है। उसकी इच्छा हुई, जॉर्ज बुश बैठा था, जॉर्ज बुश द्वितीय, और जॉर्ज बुश प्रथम की लड़ाई उसने पूरी करी आके। जॉर्ज बुश 1 की झगड़ा था इराक में, और जॉर्ज बुश 1 का झगड़ा जॉर्ज बुश 2 ने पूरा किया है ना। तो अपने पिता का बदला ले रहा खाड़ी में। ये क्या है? ये डेमोक्रेसी है क्या? दे हैविंग अ डेमोक्रेटिक सिस्टम बट बाय अदर वे, एंड दैट इज नॉट द बेस्ट सिस्टम इन आवर आइज, भारतीयों की दृष्टि में, क्योंकि हम फंडामेंटल राइट्स को लेकर बढ़ते हैं। बट व्हाट वुड्रो विल्सन सेड इन दिस रिगार्ड, वुड्रो विल्सन इनका प्रेसिडेंट हुआ बाद में, उसने 1887-88 में एक पुस्तक लिखी एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। पहली बार वो कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अलग होता है और लॉ अलग होता है। हमारे यहाँ तो चाणक्य ने बहुत पहले कहा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड द पॉलिटिकल साइंस। चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है वो डिस्टिंक्शन करती है, लेकिन वुड्रो विल्सन बहुत बाद में डेवलप हुए, पिछड़े हुए लोग तो करते क्या, तो उन्होंने 1887 में कहा यस एब्सोल्युटली अमेरिका बहुत पिछड़ा हुआ था, और 19वीं सदी में तो अमेरिका कुछ था ही नहीं ना। 19वीं सदी तक तो 18वीं सदी तक तो गुलाम रहा। अमेरिका एकदम एक्सप्लोर कर गया बाद में, वो सारे मिलकर इकोनॉमिकली उन्होंने फंक्शन किया। तो वुड्रो विल्सन कहता है अपनी पुस्तक में, कहता है कि मोर डेमोक्रेसी लेस प्रोग्रेस। वो कहता है जितनी डेमोक्रेसी होगी उतनी कम प्रोग्रेस होगी, इसलिए अमेरिका में लिमिटेड डेमोक्रेसी है। अमेरिका हैव सम लिमिटेड डेमोक्रेसी। लिमिटेड डेमोक्रेसी कैसे? दे आर डेमोक्रेटिक बट नॉट इन ऑल वेज। सभी रास्तों से वो डेमोक्रेटिक नहीं है। दे चूजेस द प्रेसिडेंट, नो डाउट, बट द प्रेसिडेंट हैविंग द एक्सक्लूसिव राइट to fought the war against anyone. He can pass a resolution. He can pass an ordinance. They having a check and bound system. They having the check and bound system, no doubt.
They having a Senate. Senate have to verify that ordinance. But 6 महीने बाद जब वेरीफाई करेगा तब तक तो युद्ध होकर समाप्त हो जाएगा. आज इंस्टेंट उसको अकेले निर्णय लेने का राइट है प्रेसिडेंट को. आज वो खाड़ी में युद्ध कर देता है. 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद सीनेट कुछ कहेगी तो कहती रहेगी, देखेंगे. और प्रेसिडेंट को रोका कैसे जा सकता है? उसको केवल और केवल इंपीचमेंट से रोका जा सकता है. इंपीचमेंट लेकर आओ. इंपीचमेंट इतना आसान है क्या? इंपीचमेंट बड़ी टिपिकल चीज है. तो इंपीचमेंट बहुत मुश्किल काम है. इसका मतलब अगर उसने कुछ सभासदों को अपने साथ मिला लिया तो वो फिर एज ए किंग, एज ए मोनार्क काम कर सकता है, और करता है. और करता है अमेरिका का प्रेसिडेंट. संसार के किसी कोने में भी कहीं भी आतंक मचाता है अपने हिसाब से. लेकिन वुड्रो विल्सन अगर कहता है कि यस दिस इज द वे फॉर प्रोग्रेस, यस ही इज ऑल्सो राइट. अच्छा प्रेसिडेंट बैठेगा तो रिस्ट्रिक्शंस कम है, काम ज्यादा है. भारत में अगर नरेंद्र मोदी इस प्रकार से चुनकर आता तो अभी 1.5 साल में बहुत आगे निकल गया होता. ठीक है ना? तो क्या है कि इस प्रकार हमारे यहां प्रॉब्लम भी है और इस प्रकार प्रोग्रेस भी होती. सो बोथ द सिस्टम, दोनों सिस्टम्स के कुछ अच्छे और कुछ खराब पहलू होते ही. सो आवर सिस्टम इज पार्लियामेंट्री सिस्टम. Our system is parliamentary system, and in parliamentary system people chooses some persons, they chooses our leader, and leader appointed by the president. ठीक है ना? ये पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम का फर्क है. इतनी बात क्लियर होती है ना? नाउ अब हम फेडरल प्रिंसिपल्स को ले लें. फेडरेशन बनती कैसे है वो हमको पता लगना चाहिए पहले. इफ वी डोंट नो हाउ द फेडरेशन इज फॉर्म्ड देन वी कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूनिटरी एंड फेडरेशन. हमने कल पूरी चर्चा की थी कि भारतीय कैसे यूनियन बना. इट्स नॉट अ फेडरेशन. और अभी अंबेडकर साहब के स्टेटमेंट से बताया कि उन्होंने पार्लियामेंट में जो स्टेटमेंट दिया अबाउट द यूनियन और फेडरेशन वो देखा. वी अडॉप्टेड द फेडरल स्ट्रक्चर, वी आर नॉट द फेडरेशन. क्यों फेडरेशन नहीं है हम? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में तो फेडरेशन का प्रावधान था. और हम कहते हैं भारतीय संविधान बनने तक फेडरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 काम कर रहा था. जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमने रूलर्स को कन्विंस किया, एग्रीमेंट नहीं किया. दे सरेंडर देयर राइट्स टू द यूनियन ऑफ इंडिया. उन्होंने अपने राइट सरेंडर किए एंड बाय प्रोक्लेमेशन दे अडॉप्टेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. प्रीव्यू पर्स दिया ना, कल मैंने बताया था. प्रीव्यू पर्स दिया. सेक्शन 311 क्लॉज 1 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पहले से कहता है कि इंडिया मींस ब्रिटिश इंडिया इंक्लूडिंग इंडियन स्टेट्स. इंडिया तो एक ही था पहले भी. अब वो कम ज्यादा कैसे रहेगा? रूलर्स, छोटे रूलर्स को क्या है लाभ? एक एक मोहल्ले की सरकार बनाए बैठे हैं. मनी, वो टैक्स वसूलते हैं. उनका प्रीवी पर्स फिक्स कर दिया सरकार ने. तुमको इतना मिलेगा जितना तुम कमाते हो. ठीक है. भारत के कंसोलिडेटेड फंड पर उसका भार डाल दिया. उनको मिल रहा है. पता नहीं आगे का. ठीक है ना? तो फेडरेशन जब भी बनेगी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्टेटमेंट एक बार फिर पढ़ो तो समझ आएगा कि फेडरेशन को वो कैसे डिफाइन कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि इंडिया इज नॉट फॉर्म्ड बाय द एग्रीमेंट्स. क्यों? क्योंकि बेसिक फीचर ऑफ द फेडरेशन इज दैट दे फेडरेटेड थ्रू द एग्रीमेंट. नहीं समझे?
एग्रीमेंट से कुछ कंट्रियों ने अपने अधिकार किसी एक सॉवरेन बॉडी को दे दिए और कहा कि तुम इन विषयों को हमारे लिए डील करोगे और हमारे पास ये अधिकार होंगे। इट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। फेडरेशन की अगर बात कहें तो यूएसएसआर वॉज द फेडरेशन। USSR was the federation. USA is the pure federation till now. And now towards the federation is the European Union. अब यूरोपियन यूनियन फेडरेशन की तरफ जा रही है, नहीं जा रही क्या? कॉमन करेंसी बना रहे हैं, यूरो बनाया, कॉमन करेंसी बनाया, एक बोर्ड बनाया, सभी कंट्रियों के हेड उसमें मेंबर बनाए, उसके ऊपर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया, वो डील करता है। आज यूरोप के बारे में अगर आपको कोई एग्रीमेंट करना है तो यूरोपियन यूनियन से पहले सैंक्शन लेनी होती है, उसके बाद कंट्री के साथ डील होती है। सो व्हाट इज द मीन ऑफ दिस? वो एक कॉमन फोर्स बनाना चाहते हैं भविष्य में। सो दे स्टार्टेड टू फॉर्म ए फेडरेशन। ये धीरे धीरे बनती हैं, 100 साल लग गए, 200 साल लग गए, ऐसे फेडरेशनें बनती हैं, एक दिन में बनती हैं क्या? अमेरिका को ये 51 स्टेट मिलाने में कितना समय लगा? 1773 टू 2012 2015। लास्ट ईयर नहीं, लेकिन इतना समय लगा उनको। अभी फेडरेशन वो बन ही रहे हैं और कंट्रियों के साथ भी उनके वार्ताएं चल रही हैं। वो धीरे धीरे जब अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ था ब्रिटेन से और स्पेन से, तब 13 स्टेट थे केवल जॉर्ज वॉशिंगटन के पास, ओनली 13 स्टेट्स। फिर एग्रीमेंट कर करके उन्होंने अड़ोसी पड़ोसी सब धीरे धीरे आते गए। वो ज्योग्राफिकली नहीं बाउंड हुए। मैंने पहले कहा था अमेरिका का एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ। वो ज्योग्राफिकली बाउंड नहीं हुए, वो इकोनॉमिकली बाउंड हुए। इसलिए अलास्का कहां पर है? कनाडा का हिस्सा लगता है। अलास्का को अगर देखोगे तो अमेरिका से उसका बॉर्डर ही नहीं लगता, वो रशिया से, उससे लगता है, कनाडा से ऊपर कहीं कोने पर रखा हुआ है प्रशांत महासागर में। बट अलास्का इज द पार्ट ऑफ यूएसए। क्या है ये? इकोनॉमिकली दे बाइंडेड। यूरोपियन यूनियन कैसे मिल रहा है आज? वो कैसे बाइंड हो रहे हैं एक दूसरे के साथ? इकोनॉमिकली दे आर बाइंडिंग। कॉमन इकोनॉमिक्स चलाना चाहते हैं, कॉमन करेंसी चलाना चाहते हैं। स्टेप बाय स्टेप वो अपनी ओन करेंसीज को खत्म करना चाहते हैं, है ना? उन्होंने एक इंटरनेशनल करेंसी मार्केट में दे ही दी, जो अभी डॉलर के ऊपर भी प्रिवेल करने की सिचुएशन में है, यूरो, है ना? टुवर्ड्स द फेडरेशन। यूएसएसआर था, टूट गया बिकॉज दे बाइंडेड बाय द एग्रीमेंट। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये वो, उन्होंने कहा हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। अब जब सेंट्रल फोर्सेस बन गई हो, कॉमन करेंसी बन गई हो, कॉमन फोर्स बन गई हो, तो उनको फिर अलग करना बड़ा मुश्किल काम है। मींस वो अलग तभी हो सकते हैं जब एक रिवोल्ट हो। वहां रिवोल्ट हुआ और कंट्री अलग हो गए। अमेरिका में अगर रिवोल्ट हो जाए बहुत बड़ा, तो वो भी अलग हो जाएंगे, बिकॉज दे बाइंडेड बाय द एग्रीमेंट्स। That is why we can't say ourselves a federation, because we are not binded by agreement. हम एग्रीमेंट से नहीं बंधे, ठीक है ना? तो हम यूनियन हैं, कोई यहां से निकलने का रास्ता नहीं है इस यूनियन से। उनके यहां एग्रीमेंट हो रहे हैं, वो अपनी कम ज्यादा कंडीशंस, एंड दे हैव डुअल सिटीजनशिप। उनके पास डबल सिटीजनशिप होती है। यूएसए में, यूएसएसआर तो टूट ही गया, वो तो बात ही खत्म हो गई। यूएसए में डबल सिटीजनशिप होती है, अ सिटीजनशिप फॉर द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड सिटीजनशिप फॉर ए स्टेट। फायदा क्या है? इट्स अ प्रिंसिपल। फायदा थोड़ी ना कुछ, वो तो
50 कंट्री मिलकर बने हैं, वो तो 50 कंट्री मिलकर बने हैं ना, तो 50 कंट्री अपनी सिटीजनशिप देंगे, दे हैविंग देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, ईच एंड एवरी स्टेट हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, ईच एंड एवरी स्टेट हैव देयर ओन सुप्रीम कोर्ट, दे कैन पास द लॉ विदाउट द सैंक्शन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिकाज प्रेसिडेंट। जिन चीजों पर एग्रीमेंट हुआ है उन चीजों को छोड़कर वो अपने पूरे कानून बना सकते हैं, अपने यहां का जैसा शासन चलाना चाहें वैसा चला सकते हैं। स्टेट नहीं, कंट्री की तरह। यस, सम कॉमन इश्यूज आर टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कॉमन इश्यूज मीन्स लाइक डिफेंस is to the central, foreign affairs to the central, communication to the central, जो भी हो और कुछ विषय होंगे तो ये विषय सेंट्रल के पास दे दिए। नाउ यू नो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? ही हैड नो वर्क इन द कंट्री, यू नो, या ही हैव नो वर्क इन कंट्री। यूएसए में उसके पास कोई काम ही नहीं करने को, क्या करेगा? All the subject, mostly popular subjects, are to the states. So state have to deal. They have an exclusive right. They are sharing the sovereignty. They themselves are sovereign. State हर state उनका sovereign है। तो उसके पास क्या है? उसके पास डिफेंस है। अब वो कमाई का साधन क्या है उसके पास? हथियार बनाएगा, बेचेगा। फॉरेन अफेयर्स उसके पास है, तो क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट कंट्री में लेकर आएगा और दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट भेजेगा, सारे संसार में डीलिंग करेगा, घूमेगा फिरेगा, ऐश करेगा। और क्या? कम्युनिकेशन, नो वन कैन कम्युनिकेट। जैसे प्रिंसली स्टेट्स भारत में थे और भारत में प्रिंसली स्टेट्स हैड नो राइट टू कम्युनिकेट विद द कंट्री आउटसाइड ऑफ इंडिया। द राइट वॉज इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। नहीं, हम लोगों ने कल किया था उस पर। तो वैसे ही वो यूनाइटेड स्टेट्स हैं तो कम्युनिकेशन का राइट इसके पास दे दिए। तो ये कुछ विषय दिए। अब ये इकोनॉमिकली उन्हीं हथियारों को बनाकर बेचता है, उससे इकोनॉमी इकट्ठी करता है, पैसा इकट्ठा करता है, ठीक है। और फॉरेन अफेयर्स में डील करता है, कम्युनिकेशन में डील करता है, इसीलिए संसार भर में इधर उधर झगड़े करवाता रहता है। भारत में आएगा तो F-16 देगा, अमेरिका जाएगा तो F-18 दे आएगा। फिर दूसरी बात, भारत में आएगा तो F-22 देगा, फिर अमेरिका जाएगा तो F-25 देगा उनको। क्यों? उसने तो हथियार बेचने, अपने हथियार बेचने के लिए उसने फॉरेन अफेयर्स उसके पास है, उसने पूरे संसार भर की सिचुएशन बना देनी है। और दैट इज वाई यू नो सिलेबस कैसा होता है उनका? सिलेबस उनका जो यूनिवर्सिटीज में चलता है, स्टडीज फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, स्टडीज फॉर गल्फ कंट्रीज, ऐसे BA और MA की डिग्रियां होती हैं। तो एक्सपर्ट तैयार करते हैं किसके लिए? साउथ एशियन नेशंस, साउथ वेस्ट इंडियन नेशंस, ऐसे डील करते हैं। अब उन्होंने ऐसे एक्सपर्ट तैयार करे यूनिवर्सिटियों से जिन्होंने भारत में लोगों को नहीं मालूम कि हमारे यहाँ बीज कहां होता है, उनको मालूम है बीज कहां होता है इनका, किस प्रकार के लोग भारत में कहां रहते हैं। दे विल मेक द स्ट्रैटेजी। फिर वो यूनियन में काम करेंगे तो यूनियन में स्ट्रैटेजी बनाएंगे वो, क्योंकि वो पढ़कर वही आए। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी करवाती है वहां। क्यों? क्योंकि वो फेडरेशन बने हैं, स्टेट में काम करने को है नहीं, स्टेट देमसेल्व्स सॉवरेन। अमेरिका के प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है? यू नो, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, बट ही विंस द स्टेट्स। फेडरेशन का स्ट्रक्चर समझा रहा हूं। दे विंस द स्टेट्स, दे डोंट विन द पीपल्स, दे विंस द स्टेट। मतलब क्या? वो तो होने ही है। दे विंस द स्टेट। सपोज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका फॉट एन इलेक्शन इन इलिनॉइस, इट्स अ बिगेस्ट, ये बहुत बड़े स्टेट हैं उनके। ओहायो बिगेस्ट स्टेट है, बहुत बड़ा ना, हम नाम बड़े ही कम सुनते हो लेकिन बड़े स्टेट हैं। अब वो ओहायो में चुनाव लड़ा, ठीक है ना।
ओहायो की टोटल पॉपुलेशन, सपोज देयर इज 1 करोड़ इज द टोटल वोट, वन कैंडिडेट विंस 51 lakh votes. So in the final calculation, the number of votes of Ohio will be in the name of that person who wins the state. उसको 1 करोड़ वोट मानेंगे, उसको मिले 51 लाख, टोटल हो जाएगा। लेकिन स्टेट जीत कर आया ना, इस स्टेट ने उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना। ओके, तो 51 लाख वोट 51 लाख नहीं, 1 करोड़ वोट काउंट करेंगे। इंडिया में तो ऐसा नहीं है। नहीं, इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, इसलिए नहीं। तो वहां क्या है, वो स्टेट बताता है कि मेरी तरफ से प्रेसिडेंट कौन होगा। तो एक स्टेट में प्रेसिडेंट का चुनाव जीता, उसने 50 लाख 50% से ऊपर वोट पाए, तो पूरे स्टेट के वोट उसको काउंट करेंगे। इस प्रकार जॉर्ज बुश की स्ट्रैटेजी क्या थी, वो बड़े बड़े स्टेट 7-8 जीतता था, जबकि 50 स्टेट हैं। वो बड़े स्टेटों को, जैसे भारतवर्ष में एक चलता ना, आज 5 प्रदेश कल सारा देश, बीजेपी ने एक नारा लगाया था सन 90 में, आज 5 प्रदेश कल सारा देश। 5 प्रदेश कौन से थे इनके पास? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। अब ये बड़े स्टेट ले जाओ तो भारत में बचा गया 7-7, 6-6 सीटें। छोटे छोटे, बाकी में किसी में 20 हैं, किसी में 25 हैं, किसी में 50 हैं, इनमें किसी में 80 हैं, किसी में 70 हैं, किसी में 75 हैं। तो 5 स्टेट के आधार पर ये सरकार बना लेते थे ऊपर। तो वो सिस्टम वहां पर भी, जो स्टेट्स, अब यहां पर क्या है, इन स्टेटों में फुल फ्लैश आ जाएगा तो बना लेगा, लेकिन पूरा स्टेट नहीं काउंट करता। अमेरिका में क्या होता है, एक स्टेट चूंकि सॉवरेन बॉडी है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसकी सिटीजनशिप है, वहां पर जिसने जीता तो ये माना जाएगा नाउ दिस कैंडिडेट विंस दिस स्टेट, नॉट 51 लाख वोट्स। अच्छा, तो गवर्नर होते हैं वहाँ पे, गवर्नर जीतता होगा। ठीक है ना, तो पूरा वोट पा गया। इस प्रकार 1-1, 2-2, 3-3 करोड़ के, अगर उसने सपोज वहां की पॉपुलेशन टोटल 15 करोड़ मान लिया, और उसने 7 स्टेटों में 7 करोड़ है और 7 स्टेट जीत लिए, तो बाकी के 35 स्टेटों का क्या होना? कुछ नहीं होना, वो बन गया प्रेसिडेंट। वो बन गया प्रेसिडेंट। और सर, वो प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट करते हैं? किसको? प्रेसिडेंट को। ऐसे ही तो प्रेसिडेंट बनना है, वो तो गवर्नर बने। गवर्नर नहीं बने, प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन है, प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन है। प्रेसिडेंट के डायरेक्ट इलेक्शन में स्टेट में वोट पड़ेगा, एक स्टेट में मेजोरिटी अगर वो पा गया तो वो पूरे स्टेट के वोट उसके अपने काउंट किए जाएंगे। अच्छा, वो पर्टिकुलर एक स्टेट में लड़ता है। हाँ, तभी तो। लेकिन उनका सिस्टम है ना, एक कुछ अच्छाइयाँ भी हैं इस सिस्टम की, कुछ बुराइयां हैं तो कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। अच्छाइयाँ ये हैं कि वो हर स्टेट में जाता है और अपोजिट कैंडिडेट के आमने सामने उस स्टेट को लेकर बहस करते हैं। मंच सजाया जाता है, दोनों कैंडिडेट खड़े होते हैं, आमने सामने सवाल जवाब करते हैं। इस स्टेट के लिए तुम क्या करोगे, इस स्टेट के लिए हम क्या करेंगे, हम इस स्टेट को कैसे समझते हैं, तुम इस स्टेट को कैसे समझते हो, व्हाट शुड बी द फ्यूचर पॉलिसी फॉर दैट स्टेट। क्योंकि स्टेट के अपने इश्यूज हैं और स्टेट एक सॉवरेन बॉडी है, एग्रीमेंट के तहत फेडरेशन बना है, तो स्टेट को क्या मतलब बाकी पड़ोसी यहां क्या हो रहा। हमारे यहां तो मतलब है क्योंकि हम सब मिले हुए हैं, एक यूनियन है, लेकिन उनके यहां पड़ोसी स्टेट में क्या हो रहा, क्या मतलब उसको। अमेरिकन्स मींस मोर सेल्फिश, क्रेडिट कार्ड पर चलने वाले लोग, अरे क्रेडिट कार्ड पर चलने वाले लोग मोर सेल्फिश। बच्चा होता है, अनाथालय छोड़ आते हैं, जाओ तुम वहां पलो पड़ो जाके, क्या करना। हम लोग ह्यूमन वैल्यूज नहीं है उनके पास हैं, सब में होती हैं, ऐसा नहीं है नहीं होती हैं, होती हैं, लेकिन वो वैल्यूज नहीं जो हमारी हैं। दादा बाबा नाना सबको हम पूछते हैं, पर बाबा की भी फोटो लगाकर उस पर अगरबत्ती सवेरे लगा देते हैं, वो वैल्यू नहीं है ना। तो जब इस प्रकार के सेल्फिश, तो क्या मतलब पड़ोसी के राज्य में क्या हो रहा। इसलिए उन्होंने अपने इशू देखने और उन इश्यूज के वजह से उस स्टेट में चुनाव होना है, और जो उस स्टेट को जीतेगा वो पूरा का पूरा वोट उस स्टेट का उसके नाम हो जाएगा। इस प्रकार वहां चुनाव होता है। क्यों? क्योंकि वो फेडरेशन है। दूसरा, फेडरेशन की एक खास बात होती है, जुडिशरी हैव मोर एंड मोर पावर।
जुडिशरी के पास सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, जुडिशरी के पास सबसे ज्यादा पावर होती है वहां। व्हाई? बिकॉज both the states binded themselves, all the states binded themselves through the agreements. That is why the judiciary will decide that who are infringing whose right. यूनियन स्टेट में किसके राइट कौन इन्फ्रिंज कर रहा है ये जुडिशरी बताएगी। नहीं, इंडिया में ऐसा नहीं होता। द क्लॉजेस ऑफ द जुडिशरी कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट, लेकिन वहां तो एग्रीमेंट हो गया, एक बार बात खत्म हो गई। सो इंटीग्रेशन जब भी होगा, वो कंट्री जब मिले तो इंटीग्रेशन कितने तरह का होगा? आप सोच सकते हैं कितने प्रकार के मुख्य इंटीग्रेशन होंगे। टेरिटोरियल इंटीग्रेशन होता है, जुडिशियल इंटीग्रेशन होता है, फाइनेंशियल इंटीग्रेशन होता है। ये तीन चीजें तो इंटीग्रेट करेंगी कुछ हद तक, क्योंकि सेंट्रल की इकोनॉमी अगर चलनी है तो सेंट्रल का मतलब वो पैसा कहीं तो फैक्ट्री लगाएगा किसी न किसी स्टेट में, तो डिफेंस के लिए स्टेट को भागीदार भी बनाएगा, स्टेट में इन्वेस्टमेंट भी करवाएगा, स्टेट से इन्वेस्टमेंट लेगा भी, इतना काम करेगा ना। तो फाइनेंशियली दोनों का एक इंटीग्रेशन होना चाहिए कि वो फाइनेंशियली कैसे मिले, टेरिटरी कैसे वर्क करेंगी, टेरिटोरियल इंटीग्रेशन होगा, फाइनेंशियल इंटीग्रेशन होगा, और फिर हाउ द जुडिशियरी विल फंक्शन, तो जुडिशियल इंटीग्रेशन होगा। इसलिए हर स्टेट का सुप्रीम कोर्ट अपना है और यूनियन का अलग है, मतलब फेडरेशन का अलग है। हमारे यहां ऐसा है क्या? नो, आवर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विल सुपरसीड ऑल दी कोर्ट्स। वहां ऐसा नहीं है, वहां ऐसा नहीं है। यूनियन का कोर्ट अलग है, स्टेट का कोर्ट अलग है। स्टेट के हाई सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, वो बाइंड है स्टेट के ऊपर। अब प्रेसिडेंट चाहे कि इसको मैं बदल दूंगा, बदल नहीं सकता वो। अगर यूनियन का जो कोर्ट है वो चाहे, या फेडरल कोर्ट चाहे कि मैं इसके डिसीजन को बदल दूंगा, तो बदल नहीं सकता वो। अरे रिलेशन है सब स्टेटों के। मैंने कहा ना, फाइनेंशियल मैटर फंसेंगे, जुडिशियल मैटर फंसेंगे, दुनिया भर के मैटर, व्यापारिक मैटर फंसेंगे ना, सब व्यापार करेंगे एक दूसरे के साथ। हाँ, वहां हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। भारत में भी सुप्रीम कोर्ट ऐसा ही था। भारत में भी सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट वो कहते थे, वो फिर एक फेडरल कोर्ट बनाते थे। तो क्या ये फेडरेशन और यूनियन में मेन डिस्टिंक्शन है। ये बात क्लियर होती है कि नहीं कि फेडरेशन और यूनियन का फर्क क्या है? दो इलस्ट्रेशन आपको बता दिए। आर यूनियन इज ऑन द पैटर्न ऑफ कैनेडियन यूनियन। हमारी यूनियन किसके पैटर्न पर बनी? कैनेडियन यूनियन के पैटर्न पर बनी। हमारी पार्लियामेंट किस पैटर्न पर बनी? ब्रिटिश पैटर्न पर बनी। तो हमारी यूनियन या हमारी फेडरेशन अमेरिका की फेडरेशन नहीं है, हमारी फेडरेशन कनाडा की फेडरेशन है। वहां ऐसा फंक्शन होता है। इसलिए कनाडा में आपने बहुत प्रोविंसेस का नाम नहीं सुना होगा, अमेरिका में लेकिन प्रोविंसेस का नाम सुनते हो। ये न्यूयॉर्क ने किया, ये इसने किया, ये उसने किया, ये उनका, ये इनका। नहीं तो यूएस में सुनते हैं आप स्टेटों का फंक्शन, कनाडा में नहीं सुनते स्टेटों का फंक्शन, यूके में नहीं सुनते स्टेटों का फंक्शन। एंड ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड इज ऑल्सो द फेडरेशन लाइक यूएस। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी यूएस फेडरेशन की तरह ही है। ठीक है। अब इसमें कुछ राइटर्स सही कहेंगे, कुछ गलत कहेंगे। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। It's a federal constitution. We are not the federation, but our constitution is the federal constitution because we divided the powers in the states and union. अलग अलग हमने पावर को अलग किया है, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो फेडरल है।
बट आर कंट्री इज नॉट फेडरल, कंट्री यूनियन है, ठीक है ना। दूसरा, प्रोफेसर वियर, वो उसको क्वासी फेडरल कह लेते हैं। ठीक है ना। फेडरेशन की एक और बहुत बड़ी कमी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड। फेडरेशन में कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट से बने हैं, कैसे अमेंडमेंट ले आएगा? तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट्स होगा, और एग्रीमेंट तो एक ही बार हुआ होगा। अब ऐसे स्टेट्स में जहां पर इस प्रकार से मिले हों, इन स्टेट्स में कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को परिवर्तित करने के लिए क्या चाहिए होगा? रेफरेंडम। जनता से पूछ के ही कर सकते हैं, क्योंकि जनता के द्वारा सीधा सीधा हो रहा है। इसलिए इन कंट्रियों में प्रिंसिपल ऑफ रेफरेंडम है। यस, ये रेफरेंडम करवाते हैं स्टेट वाइज। लेकिन हमारे यहां हम उस प्रकार बने नहीं है, इसलिए रेफरेंडम की आवश्यकता नहीं है। हम रेफरेंडम करवा ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहां कोई भी यूनिट अलग यूनिट है नहीं। इसलिए रेफरेंडम का प्रिंसिपल हमारे यहां नहीं है। हमारे यहां सीधा इलेक्शन का प्रिंसिपल है। आपको कैंडिडेट बुरा लगे तो उसको हटा दो, दूसरा चुन लो। लेकिन भारतीय डेमोक्रेसी तो बड़ी विचित्र तरह की डेमोक्रेसी है। हम कहते तो हैं स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी, लेकिन इन रियलिटी में जाएंगे, अगर आप हकीकत में घुसेंगे तो फिर भारत में जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस प्रकार का है? एटलीस्ट 50% वोट लेकर तो आना चाहिए। लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम होने की वजह से भारत में कैसे चलता है? 10% वोट लेकर भी कैंडिडेट पार्लियामेंट आ जाता है। हमारे यहाँ तो वोटिंग ही 55%, 60% होती है, 50, 55, 45। तो टोटल वोटिंग ही 50% के अंदर हो रही है, 50% हो रही है, और उसमें 10 कैंडिडेट खड़े हैं, उसमें 4 अच्छे से चुनाव लड़ रहे हैं। हम कहें कि बाकी के 6-10% ले गए तो 40% में चुनाव हुआ। 40% में 4 हो गए जो फाइट किया, उनमें 10-20 हजार का फर्क पर जीत गया। तो कितने परसेंट वोट लाया? 10 to 15%। अब 10 to 15% वोट लेकर अगर वो जीत कर पार्लियामेंट आ सकता है तो वो कितना रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ये समझने की बात है। मीन्स ऑल द पीपल्स आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 15 to 20% ओनली। 80 से 90% उसके अगेंस्ट में है, और वो सरकार बनाता है, सरकार चलाता है। और ये भी नहीं, 15-20% भी ना ला पाए तो क्या करे? तो जिसके खिलाफ चुनाव लड़कर आया है उसको शामिल कर ले अपने साथ और सरकार बना ले, गठबंधन कर ले 20, 25, 50 का। तो अगर उस बात को, सुभाष कश्यप की इस बात को माने तो भारतीय डेमोक्रेसी का सत्यानाश हो चुका है। ये सुभाष कश्यप जी ने कहा अभी 2-3 दिन पहले। लेकिन ये भी डेमोक्रेसी का ही तो पार्ट है। डेमोक्रेसी का पार्ट है, बट क्या मल्टी पार्टी सिस्टम अपने अंश पर पूरा उतर पाया है? बंद कर दोगे तो डेमोक्रेसी ना रहेगी। No. If you want to merge, if you want to make an alliances, then there must be pre-poll alliances, not post-poll alliances. You are right, sir. ये तो होना चाहिए। आप प्री-पोल अलायंस करके लड़ो ना। भारत में कानून पास होना चाहिए, ट्राई पार्टीज, 3 पार्टियों का चुनाव होगा, एंड ईच एंड एवरी डोमेस्टिक पार्टी हैज टू मेक एन अलायंस। इन 3 में अलायंस बना लो, 3 अलायंस बना लो। आज भारत में 2 अलायंस चल रहे हैं ना, 2 अलायंसों में चुनाव होता है, 3 बना लो, 3 अलायंस बनाकर चुनाव लड़ो, और आपको अलायंस करना ही पड़ेगा। आ रहे हैं वो।
नहीं, वो तो हमेशा आता है, लेकिन अलायंस आपको करना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ कर दिया जाए तो फिर हम मानते हैं कि 25-30% वोट लेकर कोई सरकार बना सकता है, लेकिन 15 से 20% वोट लेकर भी सरकार बन जाती है और सरकार चलती भी है, तो देयर इज नॉट ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल दी फैक्टर्स एंड सेक्टर्स ऑफ इंडिया। हैं ये वो भी कहते हैं, बट हमें स्वतंत्रता देकर भी चलना है। हमने डेमोक्रेसी, ट्रू डेमोक्रेसी बनाई है, इसलिए हमने कहा कि जो चाहे सो चुनाव लड़े, जो चाहे सो जीत के आए, सबका स्वागत। ये तो सब सही है, लेकिन वो जो आप बता रहे हैं ना पोस्ट वाला, वो नहीं है कि मतलब कंबाइन नहीं कर सकते आप मिलकर सरकार नहीं चला। हाँ, बाद में मिलकर एक दूसरे के खिलाफ गालियां देकर आए और फिर सरकार बना ली मिलकर। नहीं तो सपा को ही वोट दे देते अगर आपको तो सपा का साथ आप उनके साथी होते तो हम उनको वोट देकर आते, आपको क्यों देते? लेकिन चल रहा है, बसपा सपा सब मिलकर सरकार बना। ठीक है ना। तो रिजिडिटी बहुत होती है किसमें? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में। जब यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन या यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो फ्लैक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि वो अमेंडमेंट आसानी से कर सकते हैं, वो एग्रीमेंट से बने नहीं हैं, इसलिए अमेंडमेंट कर सकते हैं। उसकी कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ खराबियाँ भी हैं। मैंने एक मूवी देखी थी बहुत पहले, शाहरुख खान की, उसका नाम था ओह डार्लिंग ये है इंडिया। यस, ओह डार्लिंग ये है इंडिया। हाँ, बहुत पहले, मेरे ख्याल से 10-15 साल पहले देखी हुई। और उस मूवी में दिखाया कि जो विलेन है वो प्रेसिडेंट बन जाता है और 1 रुपए में भारत को बेच जाता है। जाफरी जी, 1 रुपए में भारत को बेच देता है। बोलो लगाने शुरू करो। फिर बाद में वो प्रेशर में आ जाता है और अपनी जान बचाने के लिए फिर 1 रुपये में लिखकर चला आता है। व्हाट आर द मीन ऑफ दैट? ऐसी डेमोक्रेसी चाहिए क्या हमको? तो हमारे यहां अगर ऐसा कोई यूनिटरी सिस्टम बना दिया जाए जैसा अमेरिका में है, तो हमारा प्रेसिडेंट भी कुछ, ईश्वर न करे कुछ ऐसा कराए तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए भारत में जो सिस्टम है जैसा है वैसा अच्छा है। जब तक भारत की पूरी जनता को खड़ा ना कर लिया जाए तब तक इस सिस्टम को बदलने की आवश्यकता नहीं। हैं? अब हम लोग प्रियम्बल पर आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 2 और